अस्सलाम वालेकुम बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। होप कि आप सब एमडी कैट की रचकर तैयारी कर रहे होंगे और बहुत इनर्जेटिक होंगे। सो आज जो हम वन शॉट में डिस्कस करेंगे वो है जी ए सेलुलर लाइफ। राइट, इसके अंदर हम ईच एंड एवरी पॉइंट यहाँ डिस्कस करेंगे जिससे आप लोगों का सारा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। चलें जी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और उसको शेयर भी लाजमी कीजिएगा। यहाँ पर हमने जो टॉपिक आज के वन शॉट में डिस्कस करने हैं वो कौन कौन से हैं, वो है जी 1.1, जिसमें हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर और नंबर ऑफ स्ट्रैंड। ठीक है, यानी कि उसके डीएनए और आरएनए की बेस पर हमने ये बताना कि वो कितनी टाइप के हैं। फिर डिजीज़ और होस्ट की बेस के ऊपर हमने उसको क्या करना, क्लासीफाई करना। तो ये क्लासिफिकेशन 1.1 हमने ये डिस्कस करनी है। और 1.2 में हमने क्या डिस्कस करना है, एड्स और HIV का सारा जो है वो हमने डिस्कस करना है कि उसका लाइफ साइकिल क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है, वो कैसे जो है वो ट्रांसमिट होता है और काज करता है एड्स। ठीक है, तो ये सारा कुछ हम डिटेल के साथ यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं ए सेलुलर लाइफ का मीनिंग क्या है। ठीक है ना, लिटरली अगर इसका मीनिंग देखें तो हम इसको कहते हैं विदाउट सेल, यानी कि ऐसी हमारे पास लिविंग एंटिटीज़ होती हैं जो कि सेल के ऊपर कंसिस्ट नहीं करती। देखो मैं कह रही हूँ कि लिविंग एंटिटीज़ है, मैंने ये नहीं कहा कि लिविंग चीज़ें होती हैं, लिविंग थिंग्स होती हैं, नहीं मैंने ये नहीं बोला। अब अगर हम नॉर्मली एक सेल को देखें, ये मेरे पास एक सेल है, उसके अंदर आपको न्यूक्लियस मिलेगा, उसके अंदर आप लोगों को साइटोप्लाज्म मिलता है, ठीक है ना, अदर ऑर्गेनेलीज होती है और सेल मेम्ब्रेन होती है। लेकिन अगर हम ए सेलुलर लाइफ की बात करते हैं तो हमारे पास ऐसी एंटिटीज़ हैं जिनमें सेल की तरह का कुछ भी नहीं होता। तो फिर क्या होता है उनमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, जेनेटिक मटीरियल। GM लिख रही हूँ, इसका मतलब क्या है, उनमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, जेनेटिक मटीरियल होता है। अगर हम इनकी एग्जाम्पल देखें ना कि ए सेलुलर लाइफ के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जो यहाँ पर इंक्लूड है, वो है हमारे पास वायरस जो है वो क्या है, वो ए सेलुलर इसको हम कंसीडर करते हैं। ना तो कंप्लीटली हम ये कह सकते हैं कि वायरस लिविंग है और ना ही तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है वो नॉन लिविंग है। अब देखो ये जो वायरस है, वायरस की जो टर्म है, यानी कि ये जो वायरस का वर्ड है ना, सबसे पहले किसने दिया था, आप लोगों को ये पता होना चाहिए। हो सकता है कि MCQs आ जाए। ये एक साइंटिस्ट है जिसका नाम क्या था, लुइस पास्चर। इन्होंने जो है ये नाम दिया था वायरस। अब वायरस बेसिकली होता क्या है, ये तो हमने समझ लिया कि वायरस ए सेलुलर लाइफ है। ठीक है, यानी कि जब तक इसको कोई लिविंग नहीं मिलता तब तक ये क्या है, ये नॉन लिविंग है। तब तक ये बाहर अगर किसी नॉन लिविंग चीज़ के ऊपर पड़ा है तो ये पार्टिकल है, ये कुछ भी नहीं कर सकता जब तक इसको कोई लिविंग चीज़ ना मिले। अब यहाँ पर देखो कि वायरस एक्चुअली में है क्या, वायरस हमारे पास एक क्या होता है, इन्फेक्शियस पार्टिकल है। ठीक है, यानी कि ऐसा पार्टिकल है जो इन्फेक्शियस करता है, इन्फेक्शियस पार्टिकल है। ठीक है ना, जो काज करता है, क्या चीज़ काज करता है, डिजीज़। किस चीज़ में, इन प्लांट्स में। राइट, ये प्लांट में डिजीज़ का करता है। इसी तरह से ये एनिमल को भी नहीं छोड़ता, इवन कि ये क्या है, ये बैक्टीरिया को भी नहीं छोड़ता जो कि खुद एक जर्म है। ठीक है, बैक्टीरिया खुद एक जर्म है जो बीमारियां काज करता है, ये उसको भी नहीं छोड़ता। ठीक है, तो वायरस क्या है, एक ऐसा इन्फेक्शियस पार्टिकल है जो सबके अंदर क्या काज करता है, बीमारियां काज करता है। अब अगर हम ये देखें, ये तो हमने देख लिया कि वायरस क्या है। अब अगर हम ये देखें कि जो वायरस है वो दिखता किस तरह से, यानी कि इसका हम विजुअल इफेक्ट देखें, कि इसकी डायग्राम देखें, तो हम यहाँ पर बना लेते हैं। मैं आप लोगों को 1 बाय 1 करके इसका सारा स्ट्रक्चर बता देती हूँ। तो यूं इस तरह से करके सबसे पहले आप लोगों को इसके बाहर क्या दिखाई देती है, एक इन्वेलप दिखाई देती है। ठीक है, अब ये जो इन्वेलप होती है ना, ये इसकी अपनी नहीं होती, तो फिर किसकी होती है, होस्ट की होती है। ये जिस भी एनिमल के अंदर जाएगा, जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जाएगा, तो उसकी जो सेल मेम्ब्रेन होगी ना, उसी को अपना पार्ट बना लेगा। तो ये जो इन्वेलप है ये इसका अपना नहीं है, ये होस्ट डिराइव है। मैं यहाँ पे लिख भी दूँ कि क्या ये होस्ट डिराइव होती है। और ये किस चीज़ की बनी हुई होती है, ये इनमें लिपिड की बनी हुई होती है। ठीक है ना, पहली चीज़। और इन्वेलप को अगर हम देखें, इन्वेलप के ऊपर ना आप लोगों को इस तरह के माचिस की तीली के यूं स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, और ये पूरे के पूरे इन्वेलप के ऊपर होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं स्पाइक्स। ठीक है, मैं यहाँ लिख दूँ कि ये क्या है, ये स्पाइक्स हैं। स्पाइक्स जो है ये किस चीज़ के मिलके बने होते हैं, ये बने होते हैं
प्रोटीन के, ठीक है। और इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है अटैचमेंट। किस चीज़ से अटैचमेंट, जब ये क्या करते हैं किसी भी होस्ट के सेल के साथ जो है वो कंबाइन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले इनको अटैचमेंट चाहिए। तो अटैचमेंट के लिए इनके पास जो स्ट्रक्चर है दैट इज स्पाइक। अब आप जब अंदर आओगे, अंदर की तरफ आप लोग जब देखोगे तो जिस तरह से एक नॉर्मली सेल के अंदर आप लोगों को साइटोप्लाज्म, उसका न्यूक्लियस, अदर ऑर्गेनेल्स दिखाई देती हैं, यहाँ इस वायरस के अंदर आप लोगों को कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं देगा। यहाँ पर जब आप अंदर आएंगे तो अंदर आपको क्या दिखाई देता है, इस तरह का जो है वो आप लोगों को एक कोट दिखाई देता है, ठीक है। और वो जो कोट होता है वो कौन सा कोट होता है, प्रोटीन कोट होता है, ठीक है ना। और ये जो प्रोटीन कोट होता है ना, 95% इसी का स्ट्रक्चर बना रहा होता है, ठीक है। 95% जो प्रोटीन कोट है इसी की कंट्रीब्यूशन होती है इसके स्ट्रक्चर के अंदर। अब अगर हम प्रोटीन कोट को देखें, जैसे कि हमें पता है कि प्रोटीन कोट, प्रोटीन है तो किस चीज़ से बना होगा, अमाइनो एसिड से बना होगा, ठीक है। अब अगर हम देखें तो प्रोटीन कोट में आपको यूं इस तरह से राउंड से सर्कल दिखाई देंगे, ठीक है, जो पूरे के पूरे प्रोटीन कोट के ऊपर प्रेजेंट होंगे। इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं कैप्सोमर्स, कैप्सोमर। अब ये कैप्सोमर क्या है, ये प्रोटीन के सब यूनिट हैं, ठीक है, जो कि क्या बना रहे होते हैं, सब यूनिट हैं जो कि क्या बना रहे होते हैं, प्रोटीन कोट को बनवा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इसकी तीसरी चीज़ है। पहली चीज़ हमारे पास क्या था, इन्वेलप था। दूसरी हमारे पास क्या थी, स्पाइक थी। तीसरी हमारे पास क्या थी, हमारे पास प्रोटीन कोट था। और उसी के अंदर आपको क्या दिखाई देंगे, कैप्सोमर्स दिखाई देंगे। अब हम डिस्कस करते हैं मजीद ये, जैसे कि हमने कहा था कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटीरियल। जेनेटिक मटीरियल बोले तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, या तो आरएनए प्रेजेंट होगा या फिर इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होगा। दोनों एट अ टाइम प्रेजेंट नहीं होंगे। तो यहाँ पर हम क्या बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, एक जेनेटिक मटीरियल जो कि क्या है, जो कि हमारे पास आरएनए, सपोज कर लो आरएनए है। और ये जो जेनेटिक मटीरियल होता है ना, इसकी कितनी कंट्रीब्यूशन होती है, 5% इसकी कंट्रीब्यूशन होती है। ये याद रख लें कि जो प्रोटीन कोट है वो 95% होता है, और जो आरएनए है यानी कि जो जेनेटिक मटीरियल होता है वो 5% इसके स्ट्रक्चर के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को एक एक्स्ट्रा चीज़ भी मिलती है जो कि आप लोगों को हर वायरस के अंदर नहीं मिलेगी, किसी किसी वायरस के अंदर होती है। और वो क्या है, वो यहाँ पे देखो मैंने एक डॉट बनाया है, ठीक है। इसको हम क्या कह रहे हैं, ये एक इंजाइम है, ठीक है ना। इंजाइम है तो कौन सा इंजाइम है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, आरटी यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है। ये क्या करता है कि जो वायरस का सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है ना, इसको डबल स्टैंडर्ड आरएनए के अंदर जो है वो कन्वर्ट करता है, जो कि मैं आप लोगों को लाइफ साइकिल के अंदर डिटेल के साथ पढ़ाऊंगी, डोंट वरी, ठीक है। तो ये आप लोगों को यहाँ पर क्या मिलता है, इंजाइम मिलता है। और अगर ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इंजाइम किसी वायरस के अंदर है तो वो इट्स मीन कौन सा वायरस है, वो हमारे पास वायरस है जी HIV का वायरस, जो काज क्या करता है, एड्स, ठीक है। तो ये है मेरे पास थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन, ए सेलुलर लाइफ में क्या चीज़ इंक्लूड है और उसका स्ट्रक्चर क्या है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। वैसे अगर हम वायरस को देखें तो वायरस में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल है और उसका प्रोटीन कोट है। लेकिन कुछ वायरस हमारे पास ऐसे होते हैं कि जिनमें क्या है, प्रोटीन कोट है, उनका जेनेटिक मटेरियल नहीं है। किसी में जेनेटिक मटेरियल है और उसका प्रोटीन कोड नहीं है। तो ऐसे हम क्या कहते हैं, ऐसे वायरसेस को हम क्या कहते हैं, सब सेलुलर एजेंट्स, जिनमें हमारे पास कौन कौन इंक्लूड होता है, जिनमें हमारे पास दो चीज़ें इंक्लूड है। एक को हम क्या कहते हैं, एक को हम कहते हैं वायराइड, ठीक है, एक को हम कहते हैं वायराइड्स और दूसरे को हम क्या कहते हैं, प्रियॉन्स, ठीक है ना। अब वायराइड और प्रियॉन्स में क्या डिफरेंस है, देखो जो हमारे पास वायराइड होता है ना, वायराइड होता है स्मॉलर देन दैट ऑफ द वायरस, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लूँ कि ये क्या होता है, स्मॉलर होता है वायरस से, ठीक है। अब वायरस से स्मॉलर कैसे होता है, क्योंकि अगर हम देखें तो इसके अंदर आप लोगों को नो प्रोटीन कोट, पीसी यानी कि प्रोटीन कोट नहीं है। और अगर मैं आप लोगों को पीछे बताऊं तो मैंने यहाँ पर कहा कि जो प्रोटीन कोट है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है इसके स्ट्रक्चर में, 95%। तो अब अगर यहाँ पर देखो इस वायराइड के अंदर अगर प्रोटीन कोट ही नहीं है तो इसका मतलब इसके अंदर 95% इसका हिस्सा है ही नहीं, ठीक है ना, इसका स्ट्रक्चर है ही नहीं। बाकी क्या बचा है इसका बचा है जी जेनेटिक मटीरियल, ठीक है। तो जो कि कितना है, 5% है। तो 5% में अगर हम देखें तो ये क्या है कि ये बहुत ही छोटा होगा किस चीज़ से, वायरस से, ठीक है।
तो ये हो गया। अब अगर हम देखें ये करता क्या है, ये डिजीज़ काज करता है, ठीक है ना, किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर, ठीक है। और प्लांट के अंदर डिजीज़ को अगर हम एग्जाम्पलीफाई करें तो क्या कौन सी डिजीज़ आती है, TMV वायरस, ठीक है, TMV यानी कि टोबैको मोज़ेक वायरस। दूसरा होता है हमारे पास प्रियन। प्रियन अगर यहाँ पर आपको नो प्रोटीन कोट मिलेगा तो यहाँ प्रियंस के अंदर आप लोगों को अब आइडिया हो चुका होगा कि यहाँ पर आप लोगों को क्या मिलेगा, ओनली प्रोटीन कोट मिलेगा, और इनमें आप लोगों को नो जेनेटिक मटेरियल, ठीक है ना, इसमें कोई भी आप लोगों को जेनेटिक मटेरियल दिखाई नहीं देगा। और अगर हम देखें प्रोटीन कोट कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 95%, तो हम कह सकते हैं कि जो प्रियॉन्स होते हैं ना वो वायराइड से थोड़े से ज़्यादा होते हैं साइज़ के लिहाज से, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये डिजीज़ काज करता है, ठीक है ना, वायरस है, कोई भी वायरस है तो वो इन्फेक्शियस पार्टिकल है, वो डिजीज़ काज करेगा ही करेगा। तो अगर हम देखें तो ये डिजीज़ काज करता है, और डिजीज़ किस में काज करता है, एनिमल के अंदर, एनिमल के अंदर हम भी आते हैं, ठीक है ना। और ये कौन कौन सी डिजीज़ काज कर सकता है, ये जैसे कि हम कहते हैं एक बहुत ही जो है वो फेमस डिजीज़ है जिसको हम कहते हैं न्यूरो डीजेनरेटिव, ठीक है, डीजेनरेटिव डिजीज़, ठीक है ना। अब ये किस तरह की डिजीज़ होती है, ये एक ऐसी डिजीज़ होती है जिसमें पेशेंट जो है उसके सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है, इवन कि उसको कुछ याद भी नहीं रहता, यानी कि उसका मेमोरी लॉस हो जाता है। इस केस में हम आप लोगों ने नेम सुने होंगे डिजीज़ के, जैसे कि अल्जीमर हो जाती है या डिमेंशिया हो जाती है। तो ये जो सारी बीमारियाँ कौन काज करवा रहा होता है, प्रियॉन्स काज करवा रहा होता है, ये बहुत ही ख़तरनाक होते हैं, ठीक है ना। इस तरह के जिनमें सिर्फ एक एक चीज़ हो, जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को जेनेटिक मटीरियल मिल रहा है और यहाँ पर सिर्फ आपको प्रोटीन कोट मिल रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, ख़तरनाक होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं वायरस एज अ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है ना। अब देखो अगर हम लिविंग की जो है वो कैटेगरी की बात करते हैं, यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसकी बेस पर हम इसको लिविंग कहते हैं, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसकी बेस पर हम इसको क्या बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या है, नॉन लिविंग है। तो यहाँ पर हम इसको कैटेगराइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किस चीज़ की, लिविंग की। लिविंग की बात करें तो हमने जैसे कहा, जैसे कि स्ट्रक्चर में मैंने आप लोगों को पीछे बताया कि इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटीरियल प्रेजेंट होता है। उस जेनेटिक मटीरियल में या तो क्या होगा, या तो डीएनए है या तो फिर आरएनए है। तो ये डीएनए और आरएनए है तो ये इस बात को प्रूफ करता है कि ये लिविंग है, क्योंकि एक सेल के अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, प्रोटीन कोड प्रेजेंट होता है, जो कि अगर हम बात करें प्रोटीन जो है वो एक नॉर्मल सेल के अंदर भी प्रेजेंट होती है, उसके सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। इसी तरह से अगर हम कहें कि फिर ऐसी कौन सी बेस है जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि ये क्या है, लिविंग है, तो वो है हमारे पास क्या चीज़, म्यूटेशन, ठीक है। ये बाकी एनिमल्स की तरह से, ये बाकी ऑर्गेनिज्म की तरह से क्या करते हैं, म्यूटेशन करते हैं, यानी कि अपने जो डीएनए होता है ना उनका, उनके सीक्वेंस के अंदर भी क्या करते हैं, चेंजेस लाते हैं। तो ये म्यूटेशन कर सकते हैं, और म्यूटेशन करते हैं तो सिर्फ म्यूटेशन वायरस नहीं करते, अगर हम देखें तो बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म भी क्या करते हैं, म्यूटेशन करते हैं। अब अगर हम डिस्कस करें नॉन लिविंग क्वालिटीज़ की, कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हम इसको नॉन लिविंग कहते हैं, क्योंकि ये जो वायरस है ना इसने साइंटिस्ट को बड़ा ही परेशान किया, इसने जो हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसको डिस्टर्ब करके रख दिया। तो नॉन लिविंग अगर हम करैक्टर को देखें तो इसके पास क्या है, ना तो सेल है, नो सेल, ठीक है, नो ऑर्गेनेलीज, ठीक है, ऑर्गेनेलीज भी इसके पास नहीं होती, और यहाँ तक कि इसके पास नो रेस्पिरेटरी, ठीक है, इसके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम भी नहीं है। तो अब अगर मुझे सोच के बताओ कि अगर इसके पास सेल नहीं है, इसके पास कोई ऑर्गेनेली नहीं है, तो इसके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम भी नहीं है, तो मुझे ये बताओ कि ये सांस कैसे लेते हैं। ये सांस लेते हैं, कैसे लेते हैं, होस्ट को यूज़ करके, ठीक है ना, होस्ट को यूज़ करते हैं और उसके मेटाबॉलिक मशीनरी को यूज़ करते हैं। मेटाबॉलिक मशीनरी बोले तो क्या, कि उसके सेल के अंदर जितना भी सारा कुछ मटेरियल है, उसका न्यूक्लियस है, उसके हमारे पास ऑर्गेनेलीज हैं, साइटोप्लाज्म, मतलब कि जो कुछ भी है ना फिर होस्ट का, वो खुद यूज़ करते हैं, वो खुद वहाँ पर कमांड ले लेते हैं और वहाँ पर वो जाकर अपनी सारी नीड पूरी करते हैं जो कि एक लिविंग सेल कर रहा होता है, ठीक है।
और हमारे पास जो नॉन लिविंग की अगर हम बात करें ना, नॉन लिविंग हमारे पास अगर किसी जो है वो सॉलिड चीज़ के ऊपर पड़ा है, सड़क पे पड़ा है, किसी ऐसी चीज़ के ऊपर पड़ा है जो कि क्या है उस वक्त पार्टिकल है, ठीक है ना, वो पड़ा तो पड़ा है, क्रिस्टल की फॉर्म में है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो नॉन लिविंग अगर इसके करैक्टर को देखें तो इसको क्या चाहिए होता है, इसको होस्ट चाहिए होता है। होस्ट चाहिए होता है तो ये जब तक इसको होस्ट नहीं मिलेगा तब तक ये लिविंग नहीं होगा। तो इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, ओब्लिगेट इंट्रा सेलुलर पार्टिकल, ठीक है। ये ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पार्टिकल है, यानी कि इसको लिविंग होने के लिए कोई ना कोई होस्ट चाहिए। और जब हम इसको नॉन लिविंग का एक और करैक्टर ये है कि इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं। मतलब क्या है कि हम अगर इसको प्रिजर्व करना चाहें, अगर हम इसको लिविंग से नॉन लिविंग बना दें, इसको क्रिस्टल बना दें, इसको पार्टिकल बना दें और फिर इसको प्रिजर्व कर दें और फिर 50 सालों के बाद दोबारा से इसको लिविंग में कन्वर्ट करें तो ये दोबारा से वैसे हो जाएगा। तो हम इसको इजीली क्या कर सकते हैं, इजीली हम इसको क्रिस्टलाइज कर सकते हैं। नौ बच्चा पार्टी, अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच गए और आप लोगों को समझ आ रही है, प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और एक कमेंट के थ्रू मुझे ये भी बता दें कि आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही। आप लोग चुप करके देखते रहते हो, मुझे नहीं पता चलता कि आप लोगों को समझ आ रही है या नहीं आ रही, मैं डीमोटिवेट हो जाती हूँ। प्लीज़ आप लोग ही मेरी मोटिवेशन है, आप लोग मुझे मैसेज करके बताया करें, कमेंट करके बताया करें कि समझ आ गई है, या फिर अगर कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया तो आप लोग रिलैक्स होकर मुझसे पूछ सकते हो। मैं आप लोगों को नहीं डांटूंगी, आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं बैठी हूँ। तो प्लीज़ कमेंट किया करें और वीडियो को आप लोगों ने लाइक भी लाजमी करना है और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे हमारा जो मेन टॉपिक है जो कि है 1.1 अकॉर्डिंग टू दी MDCAT, ठीक है। तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस, जो कि 3 बेसिस के ऊपर है। ऑन द बेस ऑफ हमारे पास स्ट्रक्चर है, ऑन द बेस ऑफ जीनोम एंड ऑन द बेस ऑफ हमारे पास क्या चीज़ है, होस्ट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि स्ट्रक्चर की बेस पर हमारे पास कितनी किस्म के वायरस हैं। देखो, हमने वायरस को क्लासीफाई क्यों किया, इसलिए ताकि हम हर वायरस को अच्छे से क्या कर सकें, स्टडी कर सकें, ठीक है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर। इसमें सबसे पहला जो हमारे पास स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आता है दैट इज दी क्या चीज़, हेलिकल वायरस, ठीक है। हेलिकल वायरस, हेलिकल यानी कि आप लोगों को पता है किसी स्प्रिंग की तरह का हमारे पास क्या होगा, जो वायरस है उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा। अब देखो किस तरह से होगा कि हमारे पास ये एक वायरस है, ठीक है, ये वायरस है, ये आप लोगों को पहले रॉड दिखाई देगा, ठीक है, लेकिन एक चीज़ जो है वो इसकी हेलिकल होगी और वो क्या है, वो है जी प्रोटीन कोट। इसके अंदर जो प्रोटीन कोट होता है ना वो इस तरह से किस फॉर्म में होता है, हेलिकल फॉर्म में होता है। दैट्स वाई हम इसको क्या कह रहे हैं, ये हेलिकल है। और इसकी बेस्ट एग्जाम्पल हमें किस में मिलती है, इसकी जो बेस्ट एग्जाम्पल हमें मिलती है वो किस में मिलती है, TMV वायरस, यानी कि ये प्लांट को जाकर क्या करता है, इफेक्ट करता है और ये डिजीज काज करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है। अब एक बात याद रखिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस में इसके थ्रू आप लोगों के एग्जाम में MCQs आने ही आने हैं। वो किस तरह से कि हम जितनी भी बेस पढ़ेंगे जैसे, और उनके अंदर जितनी भी टाइप होंगी, जैसे कि मैंने हेलिकल पढ़ाई, पहली एक पढ़ाई और उसके अंदर मैंने एग्जाम्पल बताई, तो हर बेस के अंदर जितनी भी टाइप पढ़ेंगे और उनके अंदर जितनी भी एग्जाम्पल आ रही होंगी ना, आप लोगों ने इसको बस रट लेना है, ठीक है। अब ये ऐसा टॉपिक तो है नहीं कि जिसके अंदर रॉकेट साइंस हो या कोई कंसेप्ट हो, ये बस ऐसा टॉपिक है कि आप लोगों ने इसको एज इट इज़ रट्टा लगाना है, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल को आपने अच्छे से याद करना है क्योंकि यहीं से आप लोगों के लिए MCQs आने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी टाइप है, ठीक है ना, स्ट्रक्चर की बेस पर, वो हमारे पास क्या है, पॉलीहेड्रल, ठीक है, पॉलीहेड्रल। पोली का मतलब क्या होता है, मैनी, और हेड्रल किसको बोलते हैं, साइड्स को बोलते हैं। यानी कि अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा वायरस होगा जिसके पास क्या प्रेजेंट होगा, कैप्सिड, ठीक है, जो कि किस चीज़ से मिलके बना हुआ है, प्रोटीन कोट से मिलके बना हुआ है। इसके पास क्या होगा, कैप्सिड होगा, और कैप्सिड के पास उसके जो हर कॉर्नर है, ठीक है ना, ये वाला, ये इसके जो क्या है, ये इसके हर साइड्स पे देखो, पॉलीहेड्रल किस लिए कहा है कि इसकी बहुत सारी साइड होती हैं, तो इसकी हर साइड पर आपको क्या मिलता है, आप लोगों को इस तरह के क्या मिलते हैं, स्पाइक्स मिलते हैं, ठीक है, जो कि मैं पीछे आप लोगों को बता चुकी हूँ स्ट्रक्चर के अंदर।
तो यहाँ पर पॉलीहेड्रल में आपको एक कैप्सिड मिलता है, कैप्सिड के आप लोगों के पास, कैप्सिड के ऊपर आप लोगों के पास क्या प्रेजेंट होंगे, स्पाइक्स मिलेंगे जो कि ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। और इसके एग्जाम्पल में हमारे पास क्या आता है, इसके एग्जाम्पल में हमारे पास आता है एडिनो वायरस। ठीक है, एडिनो वायरस इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है। तीसरी हम टाइप पढ़ते हैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, जो कि क्या है, इनवेलप्ड। ठीक है, इनवेलप्ड वायरस, यानी कि ये एक ऐसा वायरस है जिसके अराउंड आप लोगों को क्या मिलता है, यूं इस तरह, ये उसका कैप्सिड है और उसके अराउंड आप लोगों को क्या मिलेगा, ये इनवेलप मिलेगा। अब ये जो इनवेलप होता है, जैसे कि मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ, ये इनवेलप होस्ट डिराइव होता है। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल में हमारे पास क्या आता है, बेस्ट जो वायरस की एग्जाम्पल है वो है जी हमारे पास क्या चीज़, इन्फ्लुएंजा। ठीक है ना, इन्फ्लुएंजा वायरस, जिससे हमें क्या होता है, नज़ला जुकाम होता है। और आप लोगों को पता है कि ये जो इन्वेलप होता है ना, इन्वेलप के ऊपर भी क्या प्रेजेंट होते हैं, इस तरह करके स्पाइक्स प्रेजेंट होते हैं, जो किस चीज़ के मिलके बने हैं, ग्लाइकोप्रोटीन के मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ टाइप है, दैट इज द कम्प्लेक्स वायरस। ठीक है, जो क्या है जी, कम्प्लेक्स वायरस। कम्प्लेक्स वायरस हमारे पास ऐसा वायरस होगा जिसमें आप लोगों को क्या मिलेगा, एक तो जेनेटिक मटेरियल होगा, उसके पास प्रोटीन कोड होगा, इसके अलावा भी आप लोगों को क्या मिलते हैं, कुछ और स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, जैसे कि इसमें टेल होगा और इसके पास क्या प्रेजेंट होंगे, फाइबर्स प्रेजेंट होंगे। और इसकी जो एग्जाम्पल हमें मिलती है वो किस में मिलती है, बैक्टीरियोफेज में मिलती है। यानी कि ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को नहीं छोड़ता, बैक्टीरिया को भी जाकर क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए डायग्राम बना देती हूँ कि बैक्टीरियोफेज किस तरह से दिखता है। ठीक है, ये यहाँ पर उसका क्या होता है, पॉलीहेड्रल हेड होता है, यहाँ पर उसका जेनेटिक मटीरियल है। ठीक है, ये उसका क्या होता है, कॉलर होता है, यहाँ पे ये इस तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और यहाँ से फिर क्या निकल रही होती हैं, उसके यहाँ पर टेल निकल रही होती हैं। ठीक है, यूं इस तरह से। तो ये इस तरह से क्या है कि यूं इस तरह से हमें बैक्टीरियोफेज दिखाई देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं ऑन द बेस ऑफ जीनोम, क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ जीनोम। जीनोम की बेस पर हमारे पास जो है वो कितनी जो है वो इसकी टाइप्स है। देखो, जीनोम किसको बोलते हैं, जीनोम बेसिकली जेनेटिक मटीरियल को कहते हैं, जिसमें हमारे पास क्या आता है, डीएनए आता है और क्या आता है जी, आरएनए आता है। इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर 4 जो है वो टाइप को डिस्कस करेंगे। पहली जो हमारे पास टाइप है वो क्या है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, यानी कि ऐसा वायरस होगा जिसके अंदर आप लोगों को डबल स्टैंडर्ड डीएनए मिलेगा। और इसकी जो बेस्ट एग्जांपल हमें मिलती है वो किस में मिलती है, हमें मिलती है एडिनो वायरस के अंदर। ठीक है, प्लस पॉक्स वायरस होता है और प्लस हमें किस में मिलती है, प्लस हमें मिलती है पेपिलोमा वायरस के अंदर। ठीक है, पेपिलोमा वायरस के अंदर इसकी एग्जांपल मिलती है। एग्जांपल को अच्छे से याद रखना है आप लोगों ने। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ होती है, वो है जी हमारे पास सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। डबल स्टैंडर्ड था तो अब क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड है, यानी कि इसके अंदर आप लोगों को क्या दिखाई देगा, यूँ इस तरह से सिंगल स्टैंड होगा, इसके अंदर आप लोगों को यूँ क्या दिखाई देगा, यूँ इस तरह से करके डबल स्टैंड दिखाई देगा। अब जो हमारे पास सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास क्या आता है, पार्वो वायरस। ठीक है, पार्वो वायरस आता है जो कि काज करता है, किस चीज़ में डिजीज़ काज करता है, डॉग्स में और ह्यूमंस के अंदर ये डिजीज़ काज करता है। इसकी जो थर्ड हमारे पास टाइप है वो है डबल स्टैंडर्ड आरएनए, यानी कि जिसमें आप लोगों को क्या दिखाई देगा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। वैसे आरएनए सिंगल होता है लेकिन इसके अंदर आपको क्या दिखाई देगा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए दिखाई देगा। और इसकी जो एग्जाम्पल हमें मिलती है वो किस चीज़ के अंदर हमें मिलती है, वो है रियो वायरस। ठीक है, रियो वायरस। मैं आप लोगों को हर एक टाइप की एग्जाम्पल बता रही हूँ, एग्जाम्पल आप लोगों ने अच्छे से तैयार कर लेनी है। और जो इसकी चौथी और आखिरी टाइप होती है वो हमारे पास क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। सिंगल स्टैंड का बना होगा और इसके अंदर जो हमारे पास बेस्ट एग्जांपल मिलती है किस चीज़ की मिलती है, एचआईवी वायरस की मिलती है। ठीक है, जो काज क्या करता है, जो एड्स काज करता है। और इसके अंदर एक एक्स्ट्रा चीज़ होती है जो कि है क्या चीज़, एक एंजाइम, जिसको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि स्ट्रक्चर जब मैंने बताया कि किसी किसी एंजाइम में आपको क्या मिलता है, एक एंजाइम मिलता है, कौन सा एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो इसके अंदर आप लोगों को एक एडिशनल चीज़ मिलेगी, दैट इज दी एंजाइम, जो कि क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। अब हम बात करते हैं ऑन द बेस ऑफ होस्ट। होस्ट की बेस पर अगर हम कहें तो ये क्या होते हैं, ये इनकी जो टाइप है इसको हम क्या कहते हैं,
बैक्टीरियोफेज हम इसको बोलते हैं। बैक्टीरियोफेज को अगर हम देखें तो ये खुद कुछ नहीं कर सकते, इनको क्या है कि इनको बीमारी काज करने के लिए होस्ट चाहिए। अब होस्ट या तो क्या हो सकता है, या तो एनिमल हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, या तो हमारे पास प्लांट हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, या तो फिर बैक्टीरिया हो सकता है। ठीक है, तो इन सब में ये क्या काज करते हैं, ये बीमारियों को काज करते हैं। तो ये थी हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ, हमारे पास स्ट्रक्चर ऑन द बेस ऑफ जीनोम एंड ऑन द बेस ऑफ होस्ट। तो ये सारा कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया। होप कि आप लोगों ने ना अपने नोट्स बना लिए होंगे। ठीक है, नोट्स आप लोगों ने लाजमी बनाने हैं ताकि आप लोग जो हो ना फिर बार बार आप लोगों को वीडियो ना देखनी पड़े, बार बार आप लोगों को जो है वो यूट्यूब पे ना आना पड़े। आप लोगों ने साथ साथ नोट्स भी बनाते जाना है। चलें जी, अब जो हमारे पास दूसरा टॉपिक है दैट इज द एड्स एंड HIV इन्फेक्शन। ठीक है, अब एड्स क्या है, एड्स को अगर हम इसका पूरा एब्रीविएशन देखें तो हम इसको कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, जो कि काज होता है किस चीज़ से, HIV से। अब अगर हम देखें तो मैंने एड्स की एब्रीविएशन में एक वर्ड बोला, जो क्या बोला, सिंड्रोम। सिंड्रोम किसको बोलते हैं, सिंड्रोम बोलते हैं कि कलेक्शन ऑफ डिजीज। ठीक है, कलेक्शन ऑफ डिजीज को हम क्या बोलते हैं, सिंड्रोम बोलते हैं। मतलब क्या कि ये हमारे पास एक ऐसी बीमारी है कि जब ये किसी भी पर्सन को होती है तो होने के बाद जो बाकी बची हुई बीमारियां होती हैं ना वो भी हो जाती हैं। ठीक है, जो सिंपल से सिंपल ऑर्गेनिज्म नॉर्मल लाइफ के अंदर हमें इन्फेक्ट भी नहीं कर पाता वो भी इन्फेक्शन काज कर देगा। इसी को हम क्या कहते हैं, सिंड्रोम कहते हैं। और ये होती किस वजह से है, ठीक है, होती किस वजह से है। ठीक है, हमें पता है क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, ए सेलुलर लाइफ पढ़ रहे हैं, उसमें वायरस पढ़ रहे हैं। तो ये किस वजह से होती है, एक वायरस की वजह से होती है। कौन सा वायरस, HIV वायरस। ठीक है, HIV वायरस से होती है। अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि हमारे पास HIV वायरस की डिस्कवरी कैसे हुई, कैसे हमने जो है वो इसको डिस्कवर किया। साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे और उन्होंने रिसर्च की किसके ऊपर, चिंपैंजी के ऊपर। ठीक है, चिंपैंजी के ऊपर। अब चिंपैंजी के ऊपर जब वो रिसर्च कर रहे थे तो उनको क्या दिखा, उनको HIV की तरह का उनकी बॉडी के अंदर क्या दिखा, एक वायरस दिखा। ठीक है ना, HIV नहीं था, HIV की तरह का उनको वायरस दिखा। और ये कहाँ की बात है, ये साउथ अफ्रीका की बात है। तो साउथ अफ्रीका में चिंपैंजीज को जब स्टडी कर रहे थे तो वहाँ एक वायरस मिला और फिर साइंटिस्ट ने क्या कहना शुरू कर दिया, इस बात को एक्सटेंड कर दिया कि ये जो हमारे पास HIV है ना, बेसिकली ये कहाँ से ओरिजिनेट होकर आ रहा है, हमारे पास साउथ अफ्रीका से ओरिजिनेट होकर आ रहा है। अब यहाँ पर अगर एड्स को समझना है ना, तो एड्स को समझने के लिए ना इसका एब्रीविएशन समझ लो। इसके अंदर कितने वर्ड हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, 4 वर्ड हैं। एक वर्ड तो मैंने समझा दिया, सिंड्रोम लास्ट वाला। इसके बाद हमारे पास कितने वर्ड्स बचते हैं, हमारे पास जो है वो 3 वर्ड्स बचते हैं। पहला हमारे पास क्या है जी, पहला हमारे पास एक्वायर। एक्वायर का मतलब क्या होता है, ठीक है, एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो हम क्या करते हैं, हम ड्यूरिंग लाइफ जो है वो एक्वायर कर लेते हैं। हमें बाय बर्थ कुछ भी नहीं मिलता, इन बर्न कुछ भी नहीं मिलता। ऐसी कोई भी चीज़ है जो हम क्या करते हैं, ड्यूरिंग लाइफ इसको एक्वायर कर लेते हैं, तो वो क्या होती है हमारे पास, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्वायर्ड कहते हैं। दूसरा हमारे पास वर्ड आ रहा है इम्यूनो। ठीक है, अब ये जो वर्ड है ना इम्यूनो, कहाँ से निकल रहा है, ये हमारे इम्यून सिस्टम से निकल रहा है। IS यानी कि ये इम्यून सिस्टम से निकल रहा है। अब अगर हम देखें अपने इम्यून सिस्टम को, तो इम्यून सिस्टम के अंदर हमारे पास जो मेजर सेल होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं वो क्या होते हैं, WBCs होते हैं। और इन WBCs को देखें तो इसके अंदर 2 चीज़ें आ रही होती हैं। कौन कौन सी चीज़ें आ रही होती हैं, एक होता है हमारे पास मैक्रोफेज। मैक्रोफेज हमारे पास ऐसे सेल होते हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी फॉरेन पार्टिकल को इनगल्फ कर लेते हैं, खा लेते हैं। और दूसरे होते हैं हमारे पास T सेल। ठीक है, अब T सेल के अंदर फिर हमारे पास क्या होती हैं, 2 तरह के मजीद सेल्स आते हैं। एक को हम क्या कहते हैं, T हेल्पर सेल। ठीक है, T हेल्पर सेल है। और दूसरा फिर हमारे पास क्या होता है जी, साइटोटॉक्सिक T सेल। ठीक है, ये 2 सेल होते हैं। अब ये जो हमारे पास क्या होता है कि ये जो वायरस है, HIV वायरस है, ये इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करता है। इसको जाकर क्या करेगा, डेफिशिएंट करेगा। किस तरह से कि सबसे पहले क्या करेगा, ये खाएगा किसको, किसको खाएगा, ये मैक्रोफेज को खाएगा। खाएगा मतलब क्या करेगा कि वहाँ ये जाएगा और अपनी रेप्लिकेशन करेगा। मैक्रोफेज के अंदर ही जाकर क्या करेगा, अपनी तादाद को बढ़ाएगा। और जैसे ये बढ़ाएगा तो ये इससे बाहर आ जाएगा,
इसको क्या कर देगा, इन्फेक्ट कर देगा, ठीक है। अब जैसे ही मैक्रोफेज खत्म हो जाएगा तो फिर इसका जो दूसरा टारगेट होगा वो क्या होगा, वो टी सेल होगा। टी सेल के पास जाएगा, दोबारा से वहां पर जाकर रेप्लिकेट करेगा। रेप्लिकेट करने के बाद जब ये बाहर आएगा तो ये टी सेल को ब्लास्ट करता हुआ बाहर आएगा। तो जैसे ये टी सेल को ब्लास्ट करता हुआ बाहर आएगा तो फिर जो टी सेल होंगे ना हमारी बॉडी में, ठीक है ना, इनकी जो तादाद होगी ना वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। जब तादाद कम होगी तो फिर हम जब टेस्ट कराएंगे तो हमें जो WBCs हैं उनके जो टी सेल हैं वो कम होंगे हमारी बॉडी के अंदर। तो हम फिर क्या करेंगे, हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि जो बॉडी है उसके अंदर क्या हो चुकी है, उसके अंदर जो है वो एड्स हो चुकी है। तो हमारे पास एड्स क्या है कि एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी, ठीक है। डेफिशिएंसी का वर्ड अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये जो वायरस है किसको इफेक्ट करता है, इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करता है, उसको क्या कर देता है, उसको कम कर देता है। दैट्स वाई जब इम्यून सिस्टम हमारा कम होता है तो कोई भी नॉर्मल से नॉर्मल बीमारी हमें क्या करती है, इन्फेक्शन कर देती है, हम बीमार हो जाते हैं, ठीक है ना। और ये एक ऐसी बीमारी है कि जब तक ये पता चलती है ना इंसान आधा खत्म हो चुका होता है, और जहां वो रह रहा होता है ना उसने अपने आसपास के लोगों को भी इन्फेक्ट कर दिया होता है, ठीक है, क्योंकि वायरस है, वायरस जो है वो फैलता है। सो होप कि अब आप लोगों को एड्स का एब्रीवेशन और इसका कंसेप्ट आप लोगों को समझ आ चुका होगा। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं HIV का स्ट्रक्चर, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट हमने इसी का ही क्या करना है, लाइफ साइकिल को डिस्कस करना है। सबसे बाहर आप लोगों को इसकी जो मैंने वाइट कलर में 2 सर्कल बनाए हैं ये क्या है, ये हमारे पास है जी इन्वेलप, ठीक है। ये जो डायग्राम है ये मैंने पहले बना के रख दी है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो ज़्यादा। तो ये है इन्वेलप। इन्वेलप जो है ये इसका अपना नहीं है, ये होस्ट डिराइव है। वो किस तरह से होगा मैं आप लोगों को नेक्स्ट चल के बताती हूँ ये कैसे लेगा, ठीक है। इन्वेलप होता है, इन्वेलप किस चीज़ से मिलके बना होता है, लिपिड का बना होता है, ठीक है। और जो हमारे पास इन्वेलप होता है ना, इन्वेलप के ऊपर आप लोगों को क्या दिखाई देते हैं, जो मैंने रेड कलर में ये बनाए हैं इस पूरे के पूरे वायरस के ऊपर, जो कि HIV का वायरस है, इसका स्ट्रक्चर इसी तरह का होता है, ठीक है। तो ये जो रेड कलर में बनाए हैं इसको हम क्या कहते हैं, ये स्पाइक हैं। स्पाइक किस चीज़ से मिलके बने होते हैं, ग्लाइको प्रोटीन के मिलके बने होते हैं, और इनका काम क्या होता है, अटैचमेंट टू टी सेल, ठीक है ना। टी सेल से क्या करते हैं, अटैचमेंट कराते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट अगर हम अंदर की तरफ आएँ तो अंदर की तरफ आप लोगों को क्या दिखाई देता है, इस ये जो आप लोगों को ग्रीन कलर में आप लोगों को एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, दैट इज द कैप्सिड। ये क्या है जी, उसका कैप्सिड है, जो कि कितने % कंट्रीब्यूट कर रहा था, फर्स्ट स्लाइड के अंदर मैंने आप लोगों को बताया 95% ये क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है इसके स्ट्रक्चर के अंदर। तो कैप्सिड है, कैप्सिड किस चीज़ से मिलके बना हुआ है, प्रोटीन से मिलके बना हुआ है, ठीक है ना। और इस कैप्सिड के अंदर आप लोगों को राउंड से सर्कल दिखाई देंगे जिसको हम क्या कहते हैं, कैप्सोमर, ठीक है। कैप्सोमर क्या होते हैं, प्रोटीन के सब यूनिट होते हैं जो किसको बना रहे होते हैं, जो बना रहे होते हैं कैप्सिड को, ठीक है। और नेक्स्ट चीज़ जो इसके अंदर आप लोगों को दिखाई देगी वो है इसका जी जेनेटिक मटीरियल। जेनेटिक मटीरियल के अंदर आप लोगों को यहाँ पर क्या मिलेगा, RNA मिलेगा। आप लोगों ने ये बात याद रखनी है, जो HIV का वायरस होता है ना ये RNA कंटेनिंग वायरस है, ठीक है ना, इसमें DNA नहीं होता। और RNA भी कैसा होता है, RNA होता है सिंगल स्टैंडर्ड RNA, ठीक है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। और यहाँ पर आप लोगों को नेक्स्ट चीज़ जो मिलती है वो है जी एंजाइम, ठीक है, एंजाइम है हमारे पास। अब ये जो एंजाइम होता है, कौन सा एंजाइम होता है, इसको हम क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ठीक है ना। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या करेगा कि इसका जो सिंगल स्टैंडर्ड RNA है ना उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, डबल स्टैंडर्ड RNA के अंदर कन्वर्ट कर देगा, जो कि अभी मैं आप लोगों को लाइफ साइकिल के बारे में बताती हूँ। तो ये है हमारे पास HIV का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि लाइफ साइकिल ऑफ HIV में, ठीक है ना, इसमें कितने हमारे पास स्टेजेस होती हैं। तो पहली स्टेज हमारे पास क्या है, अटैचमेंट टू मैक्रोफेज, यानी कि जो WBCs के 2 सेल मैंने आपको बताए, यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताए कि एक होता है मैक्रोफेज और दूसरा होता है हमारे पास टी सेल। सारा प्रोसेस इन 2 सेल्स के अंदर होना है, ठीक है। तो पहले हमारे पास कौन इन्वॉल्व होगा, पहले हमारे पास होगा जी मैक्रोफेज, ठीक है। सबसे पहले अटैचमेंट हम किसके साथ करेंगे, मैक्रोफेज के साथ करेंगे। देन मैक्रोफेज के साथ अटैचमेंट होने के बाद जो दूसरा पॉइंट आएगा वो होगा जी एंट्री, यानी कि अटैचमेंट होने के बाद मैक्रोफेज
मैक्रोफेज के अंदर एंट्री करेगा, फिर वहीं पे जाकर क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा, रेप्लिकेशन होगी। फिर जब वो वहाँ से निकल आएगा तो उसका सेकंड टारगेट किसके ऊपर होगा, हमारा जो किसके ऊपर है, टी सेल के ऊपर है, टी लिम्फोसाइट के ऊपर। ये इसको जाकर क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। और जब इसको इफेक्ट कर लेगा तो पांचवा जो हमारे पास जो स्टेज आएगी वो हमारे पास क्या है कि ये अपने न्यू वायरसेस जो बना लिए होंगे इसको क्या कर लेगा, इसको फिर रिलीज कर देगा। अब हम यहाँ पर बाकायदा से इसका लाइफ साइकिल पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। अब लाइफ साइकिल के लिए सबसे पहले तो क्या होगा, हमारे पास एक सेल का होना चाहिए, और ये सेल हमारे पास कैसा सेल है, ये हमारे पास है मैक्रोफेज, ठीक है ना, मैक्रोफेज है। अब यहाँ पर सबसे पहला हमने जो स्टेप डिस्कस करना है वो क्या है, अटैचमेंट टू मैक्रोफेज। सबसे पहले होता क्या है कि सपोज कर लो मैं छोटा सा यहाँ पर क्या बना लेती हूँ, एक वायरस बना लेती हूँ, ठीक है। ये मेरे पास वायरस है, ये उसका आरएनए है, मतलब क्या है, इसके अंदर सब कुछ प्रेजेंट है। और यहाँ पर उसकी क्या प्रेजेंट होती है, यहाँ पर उसकी स्पाइक्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। मैं सारी नहीं बना रही, मैं जस्ट यहीं तक बना रही हूँ, ठीक है। ये उसकी स्पाइक्स प्रेजेंट होती हैं। अब ये स्पाइक्स क्या काम करती है, अटैचमेंट टू होस्ट। होस्ट इस वक्त हमारे पास क्या है, मैक्रोफेज है। तो मैक्रोफेज के ऊपर ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से ये क्या करता है, यहाँ पर आकर अटैच हो जाता है, और वो हमारे पास क्या है, एक रिसेप्टर है, ठीक है। मैक्रोफेज के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, एक रिसेप्टर होता है। रिसेप्टर कौन सा होता है, रिसेप्टर हमारे पास होता है यहाँ पर CD4 रिसेप्टर, ठीक है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, CD4 रिसेप्टर। अब यहाँ पर जैसे ही वो क्या करेगा, इस रिसेप्टर को देखेगा, कौन सा रिसेप्टर है, नाम लिख दूँ, नाम भी आप लोगों ने याद रखना है, CD4 यानी कि सेल डिफरेंशिएशन, यानी सॉरी क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास रिसेप्टर है। अब क्या करेगा, सबसे पहले अगर हम देखें तो जो हमारे पास वायरस है, वायरस के पास क्या है जी, ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसको हम क्या कहते हैं, GP120, ठीक है। अब जब GP120 इस रिसेप्टर को देखती है तो इसको अपने साथ क्या कर लेती है, अटैच कर लेती है। अब जैसे ही अटैच होता है ना, तो फिर इसका जो हमारे पास प्रोटीन होती है ना, उसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन जो है उसके अंदर क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। तो अटैच तो हो गया, लेकिन अब ये अंदर नहीं आ सकता। इसको अंदर आने के लिए मजीद एक चीज की जरूरत है, मजीद दूसरे रिसेप्टर की जरूरत होती है। और वो कौन सा होता है, वो हमारे पास होता है जी CCR4, ठीक है ना। सपोज करो मैं यहाँ पर बना रही हूँ, ये मेरे पास जो है वो दूसरा रिसेप्टर है, अटैच हो गया। अटैचमेंट के बाद अब इसको क्या चाहिए, एंट्री चाहिए। एंट्री के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक और रिसेप्टर चाहिए जो कि CCR5, ठीक है ना। अब क्या करेगा, ये जब इसको देखेगा, ठीक है ना, इसको पहचानेगा। इसको पहचानने के बाद जो एक वायरस है वो क्या करेगा, इसके थ्रू एंटर हो जाएगा, किसके अंदर, मैक्रोफेज के अंदर। किस तरह से एंटर होगा, बाय दी एंडोसाइटोसिस, ठीक है। यानी कि ये जो मैक्रोफेज की जो आप लोगों को मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, ये क्या करेगा, ये इसको यूं इस तरह से इनफोल्ड कर कर ये क्या करेगा, अंदर की तरफ आ जाएगा। यहाँ पर ये वायरस है, इनफोल्ड करता हुआ क्या किया इसने, ये अंदर की तरफ आ गया। तो क्या हुए, हमने इस लाइफ साइकिल के अंदर 2 पॉइंट डिस्कस कर लिए। पहला हमारे पास पॉइंट था क्या चीज, अटैचमेंट का, और दूसरा हमारे पास पॉइंट जो है वो क्या है, किसका है, एंट्री का। एंट्री के लिए CCR5 था और अटैचमेंट के लिए CD4 था। ये 2 रिसेप्टर थे। अब क्या करेगा, ये जो हमारे पास वायरस है, जब ये एंटर होगा, एंटर होने के बाद ये क्या करेगा, अपने आप को क्या कर लेगा, अनकोड कर लेगा, ठीक है। अनकोड करेगा मतलब क्या है कि ये सारा अपना इन्वेलप उतार देगा, अपनी स्पाइक्स उतार देगा, और अपना जो है वो जो कैप्सिड है वो भी उतार देगा। बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ उसका जो है वो या तो RNA बचेगा, और उसके साथ उसका क्या बचेगा, उसका बचेगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ठीक है। या तो RNA बचेगा या तो फिर हमारे पास रिवर्स, मतलब कि ये दोनों जो है वो बच जाएंगे। अनकोड होगा और इसके बाद ये दोनों जो है वो बच जाएंगे। जब ये दोनों बच जाएंगे तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज अपने आप को क्या करेगा, ये जो है वो रेप्लिकेट करेगा। किस तरह से कि पहले मेरे पास क्या है, ये सिंगल स्टैंडर्ड है, ठीक है ना, ये सिंगल स्टैंडर्ड RNA है, इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, इसको कन्वर्ट कर देगा डबल स्टैंडर्ड RNA के अंदर, ठीक है। यूं इस तरह से फिर ये किस में कन्वर्ट कर देगा, डबल स्टैंडर्ड
आरएनए के अंदर इसको क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। हमें क्या है कि जब ये मैक्रोफेज के अंदर एंटर हुआ तो एंट्री के बाद इसने क्या किया, अनकोड किया अपने आप को, सारी चीजें उतार के फेंक दी। उसके बाद दो चीजें बची जो कि हमारे पास आरएनए और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इन्होंने अपने आप को रेप्लिकेट किया, तो वहां से सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से उसने क्या बना लिया, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना लिया। अब यहाँ पर क्या करेगा, अब यहाँ पर ये सेल को देखेगा, ठीक है ना, और हमारे पास जो एक नॉर्मली सेल होगा, सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, उसका अपना डीएनए प्रेजेंट है। मैं यहाँ पर जो है वो इसको किसी और कलर से बनाती हूँ, सपोज करो कि मैं ग्रीन कलर से बना रही हूँ। अब ये सेल है, सेल का क्या है, ये अपना उसका क्या है, डीएनए, ये मैं यहाँ पे लिखूँ, ये क्या है, ये होस्ट डीएनए है। अब क्या करेगा कि जो हमारे पास मैक्रोफेज के अंदर जो वायरस एंटर हुआ है और जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन चुका है, अब ये डबल स्टैंडर्ड इसी किस में आ जाएगा, इसी सेल के अंदर आ जाएगा। ये हमारे पास किसका है, ये हमारे पास वायरस का डीएनए है, ठीक है ना, वायरल आरएनए, ठीक है ना, वायरल आरएनए हमारे पास। अब जैसे ही ये इस सेल के अंदर एंटर होगा तो होता क्या है कि ये अपने आप को अब क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा। तो पहले ये क्या करेगा, जो हमारा होस्ट का डीएनए होगा ना, इसके ऊपर कमांड ले लेगा और फिर जो भी हुक्म देगा सेल वही कुछ बनाएगा। अब वो क्या बनाएगा, सेल बनाएगा क्या चीज़, यहाँ पर पार्टिकल्स बनाएगा, ठीक है ना, इसके जो बचे हुए पार्ट थे वो बनाएगा। यहाँ पर तो इसने अनकोड कर दिया, अब दोबारा इसको वही पार्ट चाहिए। क्या क्या था हमारे पास, ये क्या बना लेगा, ये कैप्सिड बना लेगा, सपोज करो ये कैप्सिड है, ठीक है ना, कैप्सोमर्स बना लेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ये यहाँ पर बना लेगा। जैसे ही यहाँ पर ये बना लेगा तो फिर क्या होगी, इसकी असेंबली होगी यहाँ पर, कि जो इसके पार्टिकल्स बने थे वो क्या हो जाएंगे, वो असेंबल हो जाएंगे, ठीक है ना। जैसे ही ये असेंबल होंगे तो असेंबल होने के बाद ये क्या करेगा, ये यहाँ से बाहर आएगा, ठीक है, यहाँ से बाहर आएगा। किस तरह से बाहर आएगा, ये अब की बार क्या करके बाहर आएगा, आउटफोल्ड करके बाहर आएगा। पहली बार तो उसने क्या किया, एंडोसाइटोसिस की, तो इनफोल्ड करके, मेम्ब्रेन को इनफोल्ड करके जो है वो अंदर आया। जब ये बाहर जाएगा तो ये क्या करेगा, ये आउटफोल्ड करके बाहर जाएगा, यानी कि ये क्या करके जाएगा, एक्सोसाइटोसिस करके ये बाहर जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखो कि हमारे पास जो है वो क्या बन चुका है, प्रोटीन कोड बन चुका है, और प्रोटीन कोड बन चुका है। यहाँ पर ये बहुत सारे क्या बना लेगा, यहाँ पर ये बहुत सारे सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी बना लेगा। तो आरएनए बन गया और यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आ गया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अपनी बहुत सारी कॉपीज इस तरह की क्या करेगा, बहुत सारी कॉपीज बनाकर ये आउटफोल्ड करके, यानी कि ये एक्सोसाइटोसिस करके ये क्या करेगा, ये बाहर आ जाएगा। और जब बाहर आएगा तो इसका जो दूसरा टारगेट है वो क्या है, हमारे पास टी लिम्फोसाइट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ यहाँ पर नोट कीजिएगा कि जब यहाँ पर ये अपने आप को इस सेल के अंदर रेप्लिकेट कर रहा था या अपने जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बना रहा था, तो इसके अंदर क्या आ चुकी थी, म्यूटेशन। याद रखिएगा, म्यूटेशन आ चुकी थी, यानी कि इसका हर नया बनने वाला आरएनए जो उसकी सीक्वेंस होगी ना वो पीछे वाले से चेंज होगी, ठीक है। ये वाला जो हमारे पास, सपोज कर लो ये वाला जो हमारे पास आरएनए बना इसकी सीक्वेंस और होगी, ये वाला जो बना ये इसकी सीक्वेंस और होगी, तभी ये इतना ज़्यादा खतरनाक है। साइंटिस्ट आज तक इसके अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी नहीं बना पाए, इसी वजह से कि ये क्या करता है, म्यूटेशन करता है। तो अपना हर आने वाला नया जो इसका डाटर सेल होता है या उसका जो हमारे पास हम कहें कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है ना, उसकी सीक्वेंस चेंज होती है। अब क्या हो कि साइंटिस्ट ने क्या किया, सपोज कर लो उसने क्या बनाई, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाई, ठीक है, लेकिन उसने क्या किया, ये वाला नया आरएनए बना दिया। तो अब जो एंटीबॉडी थी वो इसके ऊपर काम करेगी, ये जो नया वाला है इसके ऊपर काम नहीं करेगी। तो वो किस आरएनए के अकॉर्डिंग अपनी एंटीबॉडी बनाए। तो इस चीज़ ने ना साइंटिस्ट को बहुत परेशान किया हुआ है और आज तक इसकी कोई भी एंटीबॉडी नहीं बन सकी, कोई भी इसकी जो है वो मेडिसिन तैयार नहीं हो सकी, ठीक है ना। यही वजह है कि ये क्या करता है, म्यूटेशन करता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये क्या है कि ये एक्सोसाइटोसिस करके तो बाहर आ गया। अब इसका टारगेट क्या होगा, इसका टारगेट हमारे पास होगा जी टी लिम्फोसाइट, ठीक है ना। यहाँ पर एक चीज़ और भी नोट कीजिएगा कि जब ये बाहर आता है ना, बाहर आएगा तो ये यहाँ पर क्या करेगा, ये मेम्ब्रेन को अपने अराउंड क्या कर लेगा,
अपने अराउंड ले लेगा, ठीक है ना, जो कि होस्ट की मेम्ब्रेन थी उसने उसको भी ले लिया, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर दोबारा से स्पाइक्स भी क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो ये सारे के सारे हमारे पास जो है वो वायरस जो है वो इन्वेलप्ड वायरस होंगे, ठीक है। अब ये इनका टारगेट कहाँ है इनका टारगेट टी लिम्फोसाइट के ऊपर। अब ये टी लिम्फोसाइट के अंदर दोबारा से आएंगे और यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा, एक रिसेप्टर मिलेगा। अब की बार जो रिसेप्टर होगा वो कौन सा रिसेप्टर होगा, CCR4, वहाँ पे था CCR5, ठीक है, यहाँ पर क्या है CCR4। तो ये जब रिसेप्टर ये मिलेगा इनको, इस वायरस को मिलेगा, इसके बच्चों को मिलेगा, ठीक है। तो ये जब इसको मिलेगा तो ये यहाँ से क्या करेंगे, ये एंटर हो जाएंगे। एंटर होंगे तो यहाँ ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इसके अंदर एंटर होंगे, ठीक है। और वो यहाँ पर क्या करेंगे, दोबारा से अपनी तादाद बढ़ाएंगे, ठीक है ना। दोबारा से यही वाला साइकिल चलेगा जो मैक्रोफेज में हुआ, कि दोबारा से अपने आप को अनकोड करेंगे, फिर वो सिंगल स्टैंडर्ड RNA से डबल स्टैंडर्ड RNA बनाएंगे, फिर टी लिम्फोसाइट का सारा कमांड ले लेंगे, ठीक है ना। और फिर क्या करेंगे, ये बाहर को आएंगे, ठीक है ना। ये क्या करेंगे, ये सेल को यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से रप्चर करेंगे और फिर क्या करेंगे, ये बाहर को आ जाएंगे। अब की बार एक बात याद रखिएगा कि जब वो मैक्रोफेज से आ रहे थे ना, बड़े ही शरीफाना अंदाज से आ रहे थे, इन्होंने कुछ भी नहीं किया था, कि ये सिर्फ क्या कर रहे थे, अपनी जो है वो मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, अपनी तादाद बढ़ा रहे थे। लेकिन जब वो यहाँ से मल्टीप्लाई करके टी लिम्फोसाइट पर आते हैं और वहाँ पर अपनी तादाद बढ़ाते हैं, और जब वो बाहर जाते हैं तो बाहर वो ऐसे नहीं जाएंगे, बाहर क्या करेंगे, वो बाहर इस टी लिम्फोसाइट को ब्लास्ट करता हुआ जाएंगे, ठीक है। ये ब्लास्ट करके जाएंगे, जिससे क्या होगा कि जो टी लिम्फोसाइट है वो सारे का सारा क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। डैमेज हो जाएगा तो इससे क्या होगा, टी लिम्फोसाइट की तादाद हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जैसे ही कम होगी तो फिर क्या होना स्टार्ट हो जाएंगी, जो हमारी बॉडी में सिम्टम्स हैं एड्स की वो स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे कि क्या होगा, जैसे कि फीवर होगा, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे इन्फेक्शन होंगे, WBCs कम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो हमारे पास क्या होती हैं, जो सिम्टम्स होती हैं, जो इन्फेक्शंस होते हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। कब स्टार्ट हुए, जब टी लिम्फोसाइट क्या हुआ, डाउन हुआ, यानी कि जो हमारा इम्यून सिस्टम था उनकी तादाद जो है वो कम हो गई। ये तादाद कम हो गई तो हम क्या कहते हैं कि ऐसे पर्सन को क्या हो चुकी है, एड्स हो चुकी है, उसकी बॉडी में HIV जो है वो हो चुका है। जब टेस्ट कराते हैं तो HIV जिसका पॉजिटिव हो, इसका मतलब क्या है कि ये एड्स हो चुका है। तो ये है हमारे पास एक लाइफ साइकिल जो कि मैंने आप लोगों को डिटेल से बताया। इसके हमारे पास कितने स्टेप थे, मैंने आप लोगों को पीछे बताया 5 स्टेप थे।